हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल JSM स्टडीज़ ऑनलाइन पर। हम पढ़ रहे थे 12th क्लास का फिज़िक्स का सेकंड बुक का पहला चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। आज हमारा तीसरा लेक्चर है। पिछले दो लेक्चर में हमने जो भी पढ़ा है, यदि आप नए आए हैं तो पीछे से ज़रूर देखें, तभी आपकी समझ में आएगा। आज की जो हमारी टॉपिक है, पहला टॉपिक है गोले दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। और गोले दर्पण भी कौन कौन से भाई? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अगला टॉपिक है अवतल दर्पण के उपयोग, और उसके बाद है उत्तल दर्पण के उपयोग, और फिर उसके बाद है अध्ययन का सारांश। जो कुछ भी हमने पढ़ा उसका सारांश। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। अब देखिए, ये जो हमें पहला डायग्राम दिया है, इसमें देख रहे हैं हम अवतल दर्पण। ये कैसा दर्पण होता है? अवतल दर्पण, जिसके उभरे हुए तल पर क्या होती है? पोलिस, और जो दबा हुआ तल है वो किसका कार्य करता है? परावर्तक का। तो ऐसे दर्पण को क्या बोलते हैं हम? अवतल दर्पण। ठीक है, अब ये जो वस्तु है कहाँ पर रखी है? अनंत पे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अनंत। वस्तु कहाँ रखी है भाई? अनंत पर। तो देखिए, इसमें क्या करना है हमें। जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उससे जो प्रकाश किरणें चलती है हमेशा कैसी चलती है? समांतर। और पहली प्रकाश किरण निकलेगी किसमें को? फोकस में को। ये पॉइंट है फोकस, और टकराने के बाद समांतर चलेगी। दूसरी प्रकाश किरण निकलेगी किसमें को भाई? वक्रता केंद्र में को, टकरा करके वापस उसी पथ पर चली जाएगी। अब ये दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को जहाँ पर भी कटेगी वहीं पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब। ये क्या होगा हमारा? प्रतिबिंब, यानी बी डैश। ये बन रहा ना भाई, प्रतिबिंब बी डैश, इस वाले पॉइंट पे। तो ये जो देखो, अब तुम्हें दिखाई भी दे रहा होगा, ये प्रकाश किरणें वास्तव में एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत हो रही है। प्रतीत मतलब वास्तव में काट रही है। यदि कोई भी प्रकाश किरण वास्तव में एक दूसरे को काटती है तो उनसे जो भी प्रतिबिंब बनता है उसे बोलते हैं हम वास्तविक प्रतिबिंब। यदि वे केवल काटती हुई प्रतीत हो रही है, यानी वास्तव में नहीं काट रही, केवल आभास किया जा सकता है जिनका कि हाँ इस तरीके से यदि हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे या आगे की ओर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वे किरणें आपस में कहीं ना कहीं मिलेगी। उस प्रकार जो प्रतिबिंब बनता है उसे बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो यहाँ पे जो प्रकाश किरण है वे वास्तव में काट रही है, इसीलिए वो जो प्रतिबिंब है कैसा है? वास्तविक प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब का जो साइज है वो वस्तु के साइज से कैसा है? छोटा। और कैसा बन रहा है? उल्टा। तो देखो, तीन कंडीशन है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ठीक है, और वस्तु से छोटा बनेगा। वो था पहला, जब वस्तु हमारी कहाँ रखी हो? अनंत पे, तो तब प्रतिबिंब कैसा बनता है? छोटा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या है? जब वस्तु कहाँ रखी हो भाई? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। ठीक है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी हो तो प्रकाश किरण चलेगी समांतर और इससे निकलेगी फोकस से। दूसरी प्रकाश किरण भी चलेगी इस तरीके से और टकरा के इस तरीके से मुड़ेगी। ठीक है, तो इसमें देखो क्या होगा, जहाँ भी ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को कटेगी वहाँ पर क्या बनेगा? इस वाले पॉइंट का प्रतिबिंब। ठीक है भाई, तो पॉइंट का प्रतिबिंब क्या बनेगा? ए डैश बी डैश। ठीक है, ए डैश और बी डैश। तो इसमें क्या कंडीशन है? ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को वास्तव में काट रही है, तो प्रतिबिंब यहाँ पर भी कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। साइज में कैसा है? वस्तु से छोटा साइज है, तो वस्तु से छोटा बनेगा। और कैसा दिखाई दे रहा है आपको? उल्टा, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। ठीक है, तो कैसा बना भाई प्रतिबिंब? उल्टा बना है, वस्तु से छोटा बना है और वास्तव में प्रकाश किरणें काट रही है, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बना है। जब वस्तु कहाँ रखी? अनंत के और वक्रता केंद्र के बीच में। जो थी दूसरी कंडीशन। अब देखेंगे तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन में क्या है? अब जो हमारा वस्तु रखी है वो कहाँ रखी है? वक्रता केंद्र पर ही रखी है। पहली प्रकाश किरण चलेगी और फोकस में को निकल कर जाएगी टकराने के बाद। दूसरी प्रकाश किरण चलेगी फोकस से और टकराने के बाद कैसे हो जाएगी? समांतर। ठीक है, तो जहाँ भी ये प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटेगी वहीं पर क्या बनेगा? इनका प्रतिबिंब। ठीक है, और जो प्रतिबिंब का साइज होगा इस बार वस्तु के साइज के क्या है? बराबर। वास्तव में प्रकाश किरणें काट रही है, मतलब कैसा बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब। और कैसा दिखाई दे रहा है आपको? उल्टा। तो यानी इस बार कैसा बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा और कैसा बनेगा? वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, पर वस्तु कहाँ रखी होनी चाहिए? वक्रता केंद्र पर ही रखी होनी चाहिए, और प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है, इसके बाद हमारा जो चौथा कंडीशन है, चौथे कंडीशन में क्या करा? जो वस्तु है उसे वक्रता केंद्र के और फोकस के बीच में रख दिया। ठीक है, तो पहली प्रकाश किरण समांतर चलेगी और टकराने के बाद कहाँ से निकलेगी? फोकस में से।
दूसरी प्रकाश किरण भी फोकस में से ही निकलेगी क्योंकि वक्रता केंद्र तो इससे पीछे चला गया। अब ये प्रकाश किरण टकराने के बाद निकलेगी समांतर, जहाँ भी एक दूसरे को काटेगी वहाँ पर क्या बनेगा हमारा प्रतिबिंब। ठीक है, अब देखो प्रतिबिंब का साइज तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कैसा है, प्रतिबिंब का साइज है उल्टा। ठीक है, और कहाँ पे बन रहा है, वक्रता केंद्र के और अनंत के बीच में। यानी जैसे जैसे हम अनंत से वस्तु को अंदर की ओर यानी ध्रुव की ओर ले जाते जा रहे तो प्रतिबिंब दूर होता चला जा रहा। ठीक है, और इसका साइज भी लगातार क्या हो रहा, बढ़ता जा रहा। अब देखो साइज बढ़ गया, वक्रता केंद्र से आगे जैसे हम पहुँचे वस्तु को लेकर के तो साइज कैसा हो गया, बढ़ गया। ठीक है भाई, तो ये वाली बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक, क्योंकि प्रकाश किरणें एक दूसरे को वास्तव में काट रही है। ठीक है, और साइज में कैसा है, वो बड़ा है और उल्टा है। ठीक है, और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र के और अनंत के बीच में। इसके बाद आती है हमारी पांचवी कंडीशन। ये सभी के सभी जितने भी आपको बताए सारे कैसे थे, अवतल दर्पण के कारण बनने वाले प्रतिबिंब। अब क्या करा, जो वस्तु है उसे रख दिया फोकस पे। ठीक है, जब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, फोकस पे, तो इसमें प्रकाश किरण पहले समांतर चलेगी और समांतर चलने के बाद किस में को निकलेगी, फोकस में को। दूसरी प्रकाश किरण दर्पण से जाके टकरावेगी और कहाँ को निकलेगी, वक्रता केंद्र में को। इन प्रकाश किरणों को आप जैसे जैसे आगे बढ़ाओगे एक दूसरे को कहीं भी टच नहीं करने की। इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे। कब बनेगा, जब वस्तु कहाँ रखी हो, फोकस पे। जब हमारी वस्तु कहाँ रखी थी, अनंत पे, तब प्रतिबिंब कहाँ बनना था, फोकस पे। और जब वस्तु कहाँ रखी, फोकस पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे, इनफाइनाइट पे। ठीक है, कहाँ बनेगा भाई, अनंत पर। और कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, और वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। इसके बाद कंडीशन नंबर है हमारी 6। कंडीशन नंबर 6 में देखो क्या कर रखा है उन्होंने, वस्तु है, वस्तु रखी है फोकस के और ध्रुव के बीच में। अब देखो फोकस से भी आगे ट्रांसफर कर दिया, नहीं, फोकस के और ध्रुव के बीच में क्या रखी है, वस्तु। तो जो पहली प्रकाश किरण चलेगी कैसी चलेगी, समांतर, और चलने के बाद किससे निकलेगी, फोकस वाले पॉइंट से निकलेगी। दूसरी प्रकाश किरण चलेगी दर्पण से टकरावी और टकराने के बाद वक्रता केंद्र में को निकलेगी। और ये दोनों प्रकाश किरण दिखाई दे रहा होगा, जैसे जैसे आप इन्हें पीछे की ओर बढ़ाओगे एक दूसरे से दूर होती चली जाएगी। तो अब हमें ना क्या करना पड़ेगा, यानी आगे की ओर बढ़ा करके एक बार चेक करना पड़ेगा, क्या पता है आगे मिल रही हो। तो इसमें यही करा, ये जो प्रकाश किरण है उन्हें आगे आगे डोटेड। देखो ये क्या है, दर्पण, दर्पण में को प्रकाश किरण पार तो होने की नहीं, तो इसीलिए यहाँ केवल आभास करा गया। तो अब जो प्रतिबिंब बनेगा वो केवल आभास के आधार पर तैयार करा जाएगा। तो इस प्रकार के प्रतिबिंब का हम क्या बोलेंगे, आभासी प्रतिबिंब। अब तक वे प्रकाश किरणें वास्तव में काट रही थी पिछले 5 डायग्राम में, परंतु जो छठा डायग्राम है उसमें प्रकाश किरणें कैसी कटती है, केवल आभास करके, यानी ना पीछे की ओर हमने बढ़ाया इस तरीके से डॉटेड डॉटेड। तो ये प्रकाश किरणें जहाँ भी एक दूसरे को काटती हुई हमें प्रतीत होगी तो वहाँ पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब का साइज कैसा दिखाई दे रहा है आपको, बड़ा है। और प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है। और ये वास्तव में प्रकाश किरणें नहीं काट रही, इसका मतलब कैसा है, आभासी प्रतिबिंब है। ठीक है, ये थे हमारे अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। इसके बाद में आता है उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। तो देखो ये लिख रहा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें वस्तु की स्थिति के आधार पर केवल 2 स्थितियों में प्रतिबिंब की संभावना है। पहला, जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तो प्रकाश किरण कैसी आएगी, बिल्कुल समांतर, टकराने के बाद इस तरीके से निकल जाएगी। इसी में हमने तुम्हें किसकी परिभाषा बताई थी, फोकस की। दूसरी प्रकाश किरण भी आएगी और इस तरीके से निकल जाएगी। यदि हम आपस में पीछे की ओर इस तरीके से मिलाओगे तो ये एक पॉइंट पे मिलती है, और वो पॉइंट क्या होता है, हमारा फोकस। तो यानी जब वस्तु कहाँ रखी, अनंत पे, तब प्रतिबिंब कहाँ बनना, फोकस पे। ऐसा ही अवतल दर्पण में था, जब वस्तु कहाँ रखी थी, अनंत पे, तो वहाँ भी प्रतिबिंब कहाँ बनना था, फोकस पे। ठीक है भाई, तो देखो इसमें क्या है, फोकस पे बनेगा। और इसका साइज कैसा दिखाई दे रहा है, बहुत छोटा। ठीक है, और कैसा है, वो केवल डॉटेड डॉटेड लाइन है, यानी आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो देखो इससे नीचे क्या दिख रहा है, प्रतिबिंब कैसा बनता है भाई, प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, सीधा बनेगा। ठीक है, और आभासी, क्योंकि यहाँ केवल आभास किया जा रहा है। और फिर क्या लिखा है इसमें, फिर लिखा है वस्तु से बहुत छोटा बनता है। ठीक है, अब जो दूसरी कंडीशन है, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी रखी हो, यानी ध्रुव के बीच में कहीं भी रखी हो, चाहे वो अनंत के और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो, चाहे वो वक्रता केंद्र के और फोकस के बीच में रखी हो, चाहे वो फोकस के और ध्रुव के बीच में रखी हो, कहीं भी रखी हो, तो पहली किरण कैसी चलेगी, उससे पहली किरण चलेगी समांतर, और समांतर चलने के बाद इस तरीके से कट जाएगी। और यदि पीछे की ओर हटाओगे तो कहाँ से निकलेगी, फोकस से। ठीक है, ये बात आपको देखो पहले बताई थी, इससे निकलेगी फोकस से। और दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से चलेगी भाई, टकरावेगी इस तरीके से, और इसे कहाँ को जाना है, वक्रता केंद्र में। तो हमने डॉटेड डॉटेड से पीछे की ओर हटाया, तो ये डॉटेड वाली लाइन आपस में जहाँ भी कटेगी तो वहीं क्या बनेगा, प्रतिबिंब।
अब देखो ये भी हमने क्या करा, केवल आभास करा इसका कि प्रकाश किरणें इस तरीके से गई होगी, परंतु दर्पण में को आर पार नहीं होने की प्रकाश किरणें, ठीक है। तो यहाँ भी कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु से साइज में कैसा होगा, छोटा होगा, परंतु कैसा बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो देखें क्या लिख रहा है इसमें भाई, इसमें लिख रहा है दर्पण के पीछे, यानी दर्पण के पीछे वाला, ठीक है, ध्रुव और फोकस के बीच में। देख लो एक बार चेक करके, ध्रुव और फोकस के बीच में कहाँ बनना भाई, जो है हमारा पॉइंट ध्रुव और जो क्या है फोकस, ठीक है। तो कहाँ बनना है, ध्रुव के और फोकस के बीच में, ठीक है। और फिर लिखा सीधा बनता है, आभासी, क्योंकि हमने केवल आभास करा, आकार में वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है। अब देखेंगे इसकी सारणी। अवतल दर्पण के द्वारा देखो 6 प्रकार की कंडीशन थी, तो उसके लिए हमने एक सारणी तैयार करी है, सारणी जरूर याद कर लियो। तो देखो सारणी है, इसमें क्या कहा, इसमें कहा है भाई जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे, और कैसा बनता है, वस्तु से बहुत छोटा बनता है और उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है, ठीक है। इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या थी, वक्रता केंद्र के और अनंत के बीच में रखा हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस के और वक्रता केंद्र के बीच में, ठीक है। चेक करते रहिए पीछे, आप एक बार चेक कर लेना, हाँ सारे ऐसे ही है या नहीं। और साइज कैसा था इसका, वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। इसके बाद जब वस्तु कहाँ रखी हो, वक्रता केंद्र पे, तब प्रतिबिंब भी कहाँ बन रहा था, वक्रता केंद्र पर वस्तु के साइज के बराबर का था, यानी वस्तु के आकार के बराबर का, परंतु उल्टा था और कैसा था, वास्तविक था। अब यदि वस्तु कहाँ रखी हो भाई, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखी हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। देखो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से पीछे की ओर, अनंत की ओर खिसकता हुआ जा रहा लगातार, और वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, ठीक है। इसके बाद है हमारी कंडीशन नंबर 5, जब वस्तु कहाँ रखी हो, फोकस पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनता है, और इसका आकार कैसा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा, साइज बढ़ता चला जाएगा लगातार, और उल्टा बनेगा और वास्तविक। इसमें अवतल दर्पण में केवल एक ही कंडीशन ऐसी आई थी जब प्रतिबिंब कैसा बन रहा था, सीधा, नहीं तो जब सीधा बन रहा था। और पंचों की पंचों कंडीशन देख रहा है आप कैसी थी, 5 की 5 कंडीशन ऐसी थी जिसमें प्रतिबिंब कैसा बन रहा था, हमारा उल्टा। ये 5 की 5 कंडीशन ऐसी है जिसमें प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा। केवल एक ही कंडीशन ऐसी है जिसमें प्रतिबिंब कैसा बना, सीधा, वो भी छठी कंडीशन है। उसमें लिखा है कि वस्तु कहाँ रखी, ध्रुव के और फोकस के बीच में, तो दर्पण कहाँ, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा, और आभासी भी एक ही बार बना बस केवल, ठीक है। तो ये ज़रूर याद रखना, पॉइंट नंबर 6 याद तो आपको सारी करनी है, ठीक है। एक बार में से अच्छे से भाई साफ कर दो जिससे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको, ठीक है। अब देखते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। इसमें पहला उपयोग लिखा है, अधिक फोकस दूरी व बड़े द्वारक का अवतल दर्पण हजामत बनाने में काम आता है। चेहरे को दर्पण के ध्रुव व फोकस के बीच रखने पर चेहरे का बड़ा, सीधा व आभासी प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई देता है, जिससे छोटे छोटे बाल बड़े दिखाई देते हैं, अतः शेविंग अच्छी होती है। तो इसमें देखो क्या लिखा है, इसमें लिखा जो अधिक फोकस दूरी के और बड़े द्वारक वाले यानी बड़े साइज के जो अवतल दर्पण होते हैं, उनका यूज जो बार होते हैं, यानी जो नाई की दुकान होती है उनमें हजामत बनाने के लिए किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, यदि हम चेहरे को ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे तो चेहरा बड़े साइज का दिखाई देगा और सीधा दिखाई देगा, और प्रतिबिंब कैसा बनेगा दर्पण के अंदर, आभासी, जिससे चेहरे पर स्थित जो छोटे छोटे बाल है वे भी कैसे दिखाई देंगे, बड़े दिखाई देंगे, और इससे शेविंग अच्छी बनेगी, यानी कहीं भी कोई भी बाल रहने का नहीं। इसके बाद क्या लिखा, दूसरा पॉइंट, छोटे अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश किरणों को परावर्तित करके डॉक्टर आँख, नाक, कान, दांत, गले आदि का परीक्षण करता है। जो डॉक्टर्स है एक छोटी सी टॉर्च ले रखते हैं और इससे क्या करते हैं, प्रकाश डालते हैं। प्रकाश कैसे जाता है, किरण पुंजों के रूप में, यानी एक बीम के रूप में आगे की ओर चलता है, जिससे अच्छे से प्रकाश की रोशनी पड़ती है। और डॉक्टर्स इसका यूज करते हैं किस चीज़ के अंदर, आँख के, नाक के, कान के, दांत के और गले के परीक्षण करने में। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद लिखा तीसरा पॉइंट, इसमें लिखा टेबल लैंपों के शैडो में अवतल दर्पण लगाने से थोड़ा स्थान को अधिक प्रकाशित किया जा सकता है, यानी थोड़ी सी जगह को हम ज़्यादा प्रकाशित कर सकते हैं। जो टेबल लैंप पर जब बच्चे बैठ के पढ़ाई करते हैं तो उन्हें अपनी जो बुक रहती है या कॉपी रहती है उस पर प्रकाश की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, जो टेबल लैंप लगाते हैं उसमें क्या लगा जाता है, अवतल दर्पण लगा रहता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, प्रकाश उतने एरिया पे ही
ट्रांसफ़र होता है जितने पे हमें रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इसके बाद लिखा पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में लिखा है रेल के इंजनों, मोटर कारों, स्टीमरों व सर्च लाइट के लैंपों को अवतल दर्पण के फोकस पर रखकर समांतर किरण पुंज प्राप्त किया जाता है जो बहुत दूर तक वस्तुओं को प्रकाशित करता है। यानी जो सर्च लाइट रहती है, जो गाड़ी वगैरह की हेडलाइट रहती है, उन सब के अंदर रेल के इंजनों की हेडलाइट रहती है, स्टीमरों की जो हेडलाइट रहती है, उन सब में क्या करते हैं, प्रकाश किरण को एक सीधे पुंज के रूप में भेजते हैं जिससे वो बहुत दूर तक जाता है और हमें वस्तुएं सामने से दिखाई देती है कि कोई वस्तु या कोई वाहन आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई व्यक्ति आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके बाद है हमारे उत्तल दर्पण के उपयोग। अब उत्तल दर्पण के उपयोग में देखें क्या लिखा है। पहला उपयोग, उत्तल दर्पण अपसारी लेंस। अपसारी लेंस का मतलब अपसारी दर्पण है। अपसारी दर्पण का मतलब क्या है, ऐसा दर्पण जो प्रकाश को फैलाता है। ठीक है, अतः बाजारों व गलियों में लैंपों का प्रकाश उत्तल दर्पण से परावर्तित होकर अपसारी यानी फैलता हुआ किरण पुंज के रूप में सड़क के काफ़ी बड़े क्षेत्रों को प्रकाशित करता है। यानी जो सड़कों पे, गलियों में जो लाइटें लगी रहती हैं उनमें किस दर्पण का यूज़ करते हैं हम, उस दर्पण का नाम है उत्तल दर्पण। ठीक है, क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाएगा। जो स्ट्रीट लाइट्स रहती है और जो चौराहों पे लाइट्स लगी रहती है उनके अंदर कौन से दर्पण का यूज़ करा जाता है, तो दर्पण का नाम है उत्तल दर्पण। इसके बाद लिखा है ट्रकों में, बसों, मोटर कारों में ड्राइवर की सीट के पास एक दर्पण लगा रहता है जिस दर्पण का नाम क्या है, उत्तल दर्पण। जिससे क्या होता है, ड्राइवर अपने पीछे आने वाले अधिक क्षेत्र में आने वाली वस्तुओं को देख सके और ड्राइवर को अपने पीछे आने वाले वाहनों का सीधा प्रतिबिंब और छोटा प्रतिबिंब शीशे के अंदर दिखाई देता है, यानी दर्पण के अंदर दिखाई देता है। देखा होगा सभी ने, बाइक पे भी 2 दर्पण लगे रहते हैं। ये भी कौन से दर्पण रहते हैं, वे दर्पण रहते हैं हमारे उत्तल दर्पण। उनमें क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है और ज़्यादा एरिया पीछे का कवर होता है। ठीक है, जिससे बहुत बड़े एरिया में भी हमें जो वस्तु आ रही होगी वो आसानी से दिखाई देगी। और साइज में कैसा बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो उससे हम ज़्यादा व्यक्तियों की जो पीछे आ रही वाहन है या व्यक्ति है उनकी हम उसके अंदर प्रतिबिंब देख सकते हैं। इसके बाद आज का लास्ट टॉपिक है अध्ययन का सारांश। यानी जो कुछ भी हमने पढ़ा अब तक उसमें क्या क्या सीख के देखे। क्या लिखा है, पहला पॉइंट, पहले पॉइंट में देखो भाई, पहले पॉइंट में लिखा है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, यानी जिसकी वजह से हम वस्तुएं देख पाते हैं। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की एनर्जी जिस वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे क्या लिखा है, दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में लिखा है वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। ये बहुत खास है, पेपर में पूछी जाती है। प्रदीप्त वस्तुएं कौन कौन सी होती है, जैसे सूर्य है, तारे है, जलती हुई मोमबत्ती। यानी ऐसी कोई भी वस्तु जो खुद से प्रकाश उत्पन्न करती हो वो क्या कहलाती है, प्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, इसके बाद लिखा वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती परंतु जब इन पर किसी प्रदीप्त वस्तु से उत्सर्जित यानी निकलने वाला प्रकाश आपतित होता है यानी गिरता है तो वे क्या लिखा, तो वे दिखाई देने लगती है, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे मेज है, कुर्सी है, चंद्रमा है और पेड़ पौधे, या फिर हम मनुष्य भी तो ऐसे ही भाई। यदि हम बिल्कुल अंधेरे में खड़े होंगे तो हम खुद से प्रकाश तो उत्पन्न करने से रहे, यानी यदि हमारे ऊपर प्रकाश डाला जाएगा तो हम दिखाई देंगे, यदि प्रकाश नहीं डाला जाने का तो हम नहीं दिखाई देने के, यदि बिल्कुल अंधेरे में है हम। ठीक है, तो यानी अप्रदीप्त वस्तुएं वे होती है जो खुद से प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, यदि उन पर किसी भी दूसरी वस्तु से, ऐसी वस्तु से जो प्रकाश उत्पन्न कर रही है यानी प्रदीप्त वस्तु से यदि हम प्रकाश डालते हैं तो ये वस्तु हमें दिखाई देती है। एग्जाम्पल क्या इसका, मेज है, कुर्सी है, चंद्रमा। चंद्रमा भी एक ऐसा ही हमारा उपग्रह है जो क्या होता है, उस पर सूर्य की रोशनी पड़ती है और सूर्य की रोशनी जितने भी हिस्से पर उसके पड़ती है चंद्रमा के उतना ही हिस्सा में दिखाई देता है। ठीक है, तो इसी कारण देखा होगा आपने, तो चंद्रमा है शुरू के दिनों में थोड़ा थोड़ा दिखाई देना शुरू होता है, मतलब इतने हिस्से पर जितना भी हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है उस पर सूर्य का प्रकाश है। ठीक है, और सूर्य का प्रकाश जितने हिस्से पे पड़ता है वही हिस्सा में दिखाई देता है और जिस पर नहीं पड़ता यानी जिस पर पृथ्वी की परछाई रहती है वो हिस्सा में नहीं दिखाई देता। ठीक है भाई, तो इसके बाद लिखा है हमारा अगला पॉइंट, अगले पॉइंट में लिखा है प्रकाश का
किसी चीकने पृष्ठ जैसे दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। यही चैप्टर का नाम है और बहुत खास परिभाषा है। इसके 2 नियम होते हैं, ये आपको बताया था। तो पहला नियम क्या लिखा है? पहला नियम लिखा है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी आपतित किरण मतलब आने वाली, परावर्तित किरण मतलब टकरा के जाने वाली, और जिस पॉइंट पर भी टकराती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। उस पर हम ये एक लाइन खींचते हैं तल के 90 डिग्री पर, उसको बोलते हैं अभिलंब। ये तीनों क्या होता है? एक ही तल में होते हैं। इसके बाद लिखा अगला, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है? दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। इसमें आपको हमने पहले बताया था, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। तो यहाँ है गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार कौन कौन से होते हैं? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या लिखा? वे गोलीय दर्पण जिनके उभरे हुए तल पर पॉलिश हुई रहती है तथा परावर्तन अंदर की ओर दबी हुई सतह से होता है। यानी दबा हुआ तल परावर्तन का कार्य करता है और उभरे हुए तल पर पॉलिश कर देते हैं। तो ऐसा दर्पण क्या कहलाता है? अवतल दर्पण। और इसके बाद क्या है? उत्तल दर्पण। इसमें लिखा है वे गोलीय दर्पण जिनके दबे हुए तल पर पॉलिश हुई रहती है तथा परावर्तन का कार्य उभरी हुई सतह से होता है। यानी उभरा हुआ तल, इस बार उभरा हुआ तल क्या करेगा? परावर्तन का कार्य। तो ऐसा दर्पण क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण। इसके बाद लिखा है गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम क्या कहते हैं? दर्पण का वक्रता केंद्र यानी सी, तथा उसकी त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कैपिटल आर कहते हैं। यानी जिस भी खोखले गोले से काट करके गोलीय दर्पण बनाए जाते हैं उन खोखले गोले का जो केंद्र होगा उसे बोल देंगे वक्रता केंद्र, और जो भी उसकी त्रिज्या होगी उसे क्या बोल देंगे? वक्रता त्रिज्या। ठीक है भाई। तो देखेंगे इसके बाद अगला पॉइंट क्या है। अगले पॉइंट में लिखा है गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस भी बिंदु पर वास्तव में मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या बोलते हैं? हम फोकस, या इसी का दूसरा नाम क्या है? मुख्य फोकस। तो यानी गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, और ऐसा किसी में होता है? अवतल दर्पण में, और या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, ऐसा किस में होता है? मिलती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। ठीक है। तो यहाँ दोनों के बारे में लिखा है। तो ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस। उसके बाद लिखा है गोलीय दर्पण के ध्रुव यानी पी तथा फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। यानी जो पी पॉइंट है और जो एफ पॉइंट है, जो क्या है हमारा एफ, ये होता है हमारा फोकस बिंदु, और ये क्या होता है? ध्रुव। इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो क्या कहलाती है? फोकस दूरी। और गोलीय दर्पण के लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? फोकस दूरी का, गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है वक्रता त्रिज्या बटा 2। यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधे के क्या होती है? बराबर। और ये जो फॉर्मूले है ये हमने आपको पिछले डेरिवेशन में करवाए थे दोनों। एक होता है इसमें उत्तल दर्पण के लिए, दूसरा होता है अवतल दर्पण के लिए। तो दोनों के लिए फॉर्मूला एक ही आता है, इसीलिए इन्होंने डायरेक्ट लिखा है कि गोलीय दर्पण का सूत्र। गोलीय दर्पण यानी या तो अवतल दर्पण हो सकता है या उत्तल दर्पण हो सकता है। फॉर्मूला क्या होता है? 1/f = 1/v + 1/u। एफ क्या है? एफ है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, यू है दर्पण से वस्तु की दूरी जहाँ भी रखी होगी, और वी क्या है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। इसके बाद इसमें लिखा है रेखीयावर्धन की परिभाषा। तो देखिए क्या लिखा है? दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई जिसे हम क्या लिखते हैं? स्मॉल आई, तथा वस्तु की लंबाई जिसे हम लिखते हैं कैपिटल ओ, तो ये भी क्या था? कैपिटल आई का अनुपात क्या कहलाता है? प्रतिबिंब का रेखीयावर्धन। यानी रेखीयावर्धन को किससे लिखते हैं? स्मॉल एम से, और फॉर्मूला क्या होगा? प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा? रेखीयावर्धन। यदि आपको प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई नहीं दिया है तो फिर फॉर्मूला लगता है जहाँ पर प्रतिबिंब बना वो, और बटा जहाँ पर वस्तु रखी है वो। और वस्तु हमेशा दर्पण से कहाँ रखी जाती है? हमेशा कहाँ रखी जाती है भाई? बाईं ओर। तो बाईं ओर से प्रकाश किरण डाली जाती है। ये आपको नियम बताए थे पहले लेक्चर में। ठीक है। तो यानी हर एक लेक्चर बहुत खास है, ज़रूर देखना है, क्योंकि वस्तु हमेशा कहाँ रखी जाती है? बाईं ओर। तो हमेशा यू का वैल्यू कैसा होता है? माइनस। तो इसीलिए यहाँ क्या आया फॉर्मूले में? माइनस। ठीक है भाई। माइनस क्यों आया फॉर्मूले? वो भी आपको बताया, क्योंकि यू का वैल्यू हमेशा कैसा होता है? माइनस, इसीलिए क्या आया? माइनस। अब लिखा है इसमें। इसके बाद अवतल दर्पण का उपयोग जो हमने अभी पढ़े है वही है, समरी चल रही है ना, सारांश।
तो अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर आँख, नाक, दांत, गले आदि का परीक्षण करने में करते हैं। इनका उपयोग टेबल लैंपों के शैडो में, रेल के इंजन में, मोटर कार, सर्चलाइट आदि के लैंपों में परावर्तक के रूप में प्रकाश किरणों को समांतर किरण पुंज में परावर्तित करने में किया जाता है। यह भी पढ़े हमने सभी। इसके बाद लिखा, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में दृष्टि क्षेत्र बढ़ाने वाले दर्पण के रूप में, यानी पीछे देखने वाले, गलियों में लगे लैंपों में परावर्तक के रूप में प्रकाश को बड़े क्षेत्र में प्रकाशित करने यानी फैलाने के लिए किया जाता है। ये चैप्टर होता है कंप्लीट। यदि आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।